तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है मिनिमल वेब एपीआईज़, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, डॉट नेट कोर। तो डॉट नेट कोर हमें मिनिमल वेब एपीआईज़ एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम एपीआईज़ जो है वो बना सकते हैं, एपीआई एंड पॉइंट्स जिसमें हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही मिनिमल तरीका इस्तेमाल किया जाता है वेब एपीआईज़ बनाने के लिए, लाइक एंड पॉइंट्स बनाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मिनिमल वेब एपीआईज़। तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि दैट ये मिनिमल वेब एपीआईज़ होता क्या है, तो आप ऐसा कंसिडर करें कि दैट मिनिमल वेब एपीआईज़ में आप एक सर्वर क्रिएट करते हो। नाउ सर्वर आपको पता है कि दैट एक प्रोग्राम ही होता है जो क्लाइंट से रिक्वेस्टर्स एक्सेप्ट करता है, जिन रिक्वेस्टर्स को हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्टर्स। तो HTTP रिक्वेस्टर्स जो कि आप फेच से कर सकते हो या एक्सियोस से कर सकते हो, फ्रंट एंड से। तो आपके प्रोग्राम का जो फ्रंट एंड होगा वहाँ से हम HTTP रिक्वेस्टर्स करते हैं बाय यूजिंग फेच और मे बी एक्सियोस लाइब्रेरी अगर आप रिएक्ट का यूज़ करते हैं, या मे बी हम XHR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जो या तो गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, या तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, या एक पुट रिक्वेस्ट हो सकती है, या डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है। तो जब आप ये रिक्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल सर्वर को सेंड करते हैं बाय यूजिंग फेच और एक्सियोस कैरियर, तो हम देखते हैं कि सर्वर जो है वो हमें पता है कि दैट सर्वर्स हमेशा डीबी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर जो है डीबी पर क्वेरी भेजता है और फिर रेलेवेंट रेस्पॉन्सेस जो है वो वापस क्लाइंट को सेंड करता है। तो वो रेलेवेंट रेस्पॉन्सेस जो होते हैं, वो रेलेवेंट रेस्पॉन्सेस एक स्टेटस कोड के साथ भी होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि दैट स्टेटस कोड्स 500, 200 या 201, इसी तरह से स्टेटस कोड 400। तो सर्वर का काम होता है कि स्टेटस कोड्स क्लाइंट को वापस भेजना। तो क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम है स्टेटस कोड्स भेजना, और उसके साथ कुछ पेलोड या कोई मैसेज जो हम फ्रंट एंड में दिखाना पसंद करते हो। तो ये हमारा एक इस तरह से एक लूप काम करता है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो फेच एक्सियोस XHR की मदद से HTTP रिक्वेस्टर्स सर्वर को करता है, जिसके मेथड्स गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट हो सकते हैं। एंड सर्वर DB क्वेरीज करने के बाद चेक करता है, और उन DB क्वेरीज करने के बाद वो स्टेटस कोड 200, 201, 500, 400 जो है वो क्लाइंट को सेंड करता है। और साथ में उसके साथ कुछ पेलोड भी हो सकता है, लाइक जैसे कि कोई एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लाइक जेसन ऑब्जेक्ट कोई, या कोई एरे, या कुछ मैसेज जो हमें फ्रंट एंड पे शो करने हो। तो इस तरह से मतलब हमारा एक बेसिक सर्वर काम करता है। नाउ जो हमारे डॉट नेट वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सर्वर को बनाने का एक सिंपल सा तरीका निकाला, और उस सिंपल से तरीके को उन्होंने कहा वेब एपीआईज़। तो उन्होंने इसका नाम रखा मिनिमल वेब एपीआई। तो इस मिनिमल वेब एपीआई में आप देखते हैं कि दैट हमें ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो देखना नहीं पड़ता। जस्ट सिंपली हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं मिनिमल वेब एपीआईज़ का। तो इसके लिए आपके पास प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए मिनिमल वेब एपीआईज़ को समझने के लिए? आपको C# पता होनी चाहिए, और आपको जो बेसिक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका अगर हम .NET 8 यूज़ करेंगे, तो .NET 8 SDK जो है वो आपके सिस्टम में पहले से ही डाउनलोडेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास लाइक हमारे पास डेव किट्स, अगर फॉर एग्जांपल हम बिकॉज़ मैं यहाँ पर लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो लिनक्स का यूज़ करने की वजह से मैं VS स्टूडियो इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आपके पास होना चाहिए। लाइक आप 2019 भी यूज़ कर सकते हो, अलबत्ता मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड जो है वो है 2022। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। .NET 8 ही हम इस्तेमाल इसमें करेंगे, तो .NET 8 SDK आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो 2019-2022 डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड एज यू नो दैट विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स C# के सपोर्ट के साथ आता ही है। लेकिन इन केस अगर आप में से कोई बंदा लिनक्स यूज़र होगा या एप्पल यूज़र होगा, तो उसके लिए जो है विजुअल स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। तो हम उस वक्त VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और VS कोड्स में आपको कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। .NET SDK तो आपको फिर भी इंस्टॉल करना ही करना होगा,
लेकिन VS कोड आप इंस्टॉल करें और VS कोड में आपको ch devkit नाम से एक एक्सटेंशन मिलेगा, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ch devkit आपको इंस्टॉल करना है और ch लैंग्वेज सपोर्ट, तो ये दो एक्सटेंशंस हमें इंस्टॉल करनी होगी। और आप जो है ch या जो हम कह सकते हैं .NET कोडिंग जो है ch कोडिंग इन शॉर्ट, वो आप VS कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक तो ch लैंग्वेज सपोर्ट एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है और दूसरी चीज़ आपको ch devkit का यूजेज पड़ेगा, वहाँ पर आपको ch devkit को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और भी आपको कुछ एक्सटेंशंस हो सकता है इंस्टॉल करनी पड़े, जैसे कि अगर आप APIs बना रहे हो तो APIs को टेस्ट करने के लिए हम थंडर क्लाइंट का यूज़ भी करते हैं, तो थंडर क्लाइंट भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एक VS कोड का एक्सटेंशन ही है, लेकिन थंडर क्लाइंट से भी अच्छी चीज़ जो है वो है पोस्टमैन। और एक और भी चीज़ है जो हमारा ये .NET 8 है, इट्स पोस्टमैन। तो पोस्टमैन, ओके, सो इट्स पोस्टमैन। तो यहाँ पर पोस्टमैन लिख लेता हूँ मैं। तो थंडर क्लाइंट, पोस्टमैन, ये आपको API टेस्टिंग के काम में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप API टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास फॉर एग्जांपल VS जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिनिमल वेब APIs प्रोवाइड करता है, दैट्स कॉल्ड एज अ स्वैगर UI। तो अगर आप स्वैगर का भी इस्तेमाल करोगे तो स्वैगर UI तो आपको वैसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से आ जाएगा। तो स्वैगर UI से भी आप API टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। जबकि मुझे लगता है कि दैट स्वैगर UI इन दोनों से ही अच्छा है। तो आपको कोई थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो अगर आप पोस्टमैन सीखना चाहते हो तो आप पोस्टमैन को भी डाउनलोड करके आप वहाँ पर भी वेब APIs की टेस्टिंग कर सकते हो। थंडर क्लाइंट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप पोस्टमैन के साथ ही जाएँ और आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्वैगर तो मिलता ही है। तो ये चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप एक वेब API का प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो चलो ठीक है, हम डायरेक्टली अपने VS कोड में जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि दैट हमें प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा अपने फाइल सिस्टम में कहीं पर भी। तो मैं उसका जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसका नाम रख सकते हैं। लाइक मैं इसका नाम रखूँगा .NET Web API। तो .NET Web API मैंने इसका नाम रखा। एंड इस फोल्डर में अंदर जाने के बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा विद माय विजुअल स्टूडियो कोड। एंड जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपको पहले मैं एक्सटेंशन दिखाऊं, जो जो एक्सटेंशंस मैंने इसके साथ इंस्टॉल की हुई है। तो फॉर एग्जांपल पहली जो एक्सटेंशन है वो आप देखिए यहाँ पर ch devkit। तो .NET इंस्टॉल टूल, देखो ये तो मैं भूल ही गया था, तो ये भी आपको .NET इंस्टॉल टूल माइक्रोसॉफ्ट से ही आएगा, ch लैंग्वेज सपोर्ट एंड ch devkit। तो .NET इंस्टॉल टूल आप याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो आपको इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ये तीन चीज़ें इंस्टॉल कर ली एक्सटेंशन से, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, वहाँ पर इनको सर्च करना है इन्हीं नाम से .NET इंस्टॉल टूल ch एंड ch devkit। तो आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो जाएंगे, किसी भी VS कोड के लिए इंस्टॉल हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, नाउ इधर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर कमांड पैलेट को ओपन करें, ये एक तरीका है। तो कमांड पैलेट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा .NET न्यू प्रोजेक्ट। तो .NEट न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें और कुछ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा टाइम इसको लगता है। तो .NET वहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स में से आपको .NET कोर वेब API दिस वन, ये आपको जो है अपने सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं, ये आपको एक तरह से स्कैफोल्ड हो जाएगा, सारे फोल्डर्स बन के आ जाएंगे। तो ASP.NET कोर वेब API, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप उसका नाम रख सकते हैं। लाइक मैंने इसका नाम वेब एप्लीकेशन 1 वहीं से आ गया, तो चलो मैं इसी नाम के साथ चला जाता हूँ। तो वेब एप्लीकेशन 1, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्या आप उसको इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहते हैं या कोई दूसरी डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसको इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप क्रिएट प्रोजेक्ट को आज से क्लिक कर दें, तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर बन के आएगा वेब एप्लीकेशन 1, और उसके साथ एक और फाइल होगी वेब एप्लीकेशन 1.sln, जो कि असल में सोल्यूशन फाइल है। तो इन केस अगर आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वेब एप्लीकेशन 1.sln के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD और यहाँ पर मैं लिखूँगा वेब एप्लीकेशन
वेब एप्लीकेशन CD वेब एप्लीकेशन 1 और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर हूँ। तो अभी यहाँ पर आप चेक करें VS कोड में भी आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये चीज़ है ये VS कोड का अपना एक्सप्लोरर है, .NET वेब API, ये जहाँ पर आप ये देख रहे हो एक्सप्लोरर में, और एक्सप्लोरर में आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि जब आप chDevKit इंस्टॉल करते हो तो ये चीज़ें भी उस चीज़ के साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करें और आप यहाँ पर आप देखिए वेब एप्लीकेशन 1 नाम का एक फ़ोल्डर आपके पास होगा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही होगा, और जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ फाइल सिस्टम्स जो है वो बन के आ गई हैं, कुछ फोल्डर्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है वेब APIs ने प्रोवाइड की हैं। तो उसमें से जो हमारा मेन फाइल होगा वो होगा program.cs। ये हमारा मेन फाइल होगा program.cs, ये हमारा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट कहलाता है। और हमारे पास एक फ़ाइल और भी है वेब एप्लीकेशन 1.htp। ये फ़ाइल हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं API टेस्टिंग के लिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि दैट पोस्टमैन का भी यूज़ हम कर सकते हैं API टेस्टिंग के लिए, और हम Swagger UI जो है जो इसमें इनबिल्ट है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब हमें इसको टेस्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, अभी मैं वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर हूँ, अपने टर्मिनल में मुझे एक कमांड लिखनी है, मुझे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। लेकिन बिल्ड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर program.cs फाइल जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर इस program.cs फाइल में क्या लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम को समझते हैं कि दैट ये प्रोग्राम क्या कहता है। तो इसमें आप चेक करें, ये कुछ कमेंट्स हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इन कमेंट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक बिल्डर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर कर रहे हैं। नाउ दिस वेब एप्लीकेशन जो है ये क्लास है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर से। तो इस वेब एप्लीकेशन के अंदर ही हम क्रिएट बिल्डर नाम से एक मेथड चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। नाउ ये हमारी एप्लीकेशन का कंटेनर कहलाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ कंटेनर। इसके बाद हम इस कंटेनर के ऊपर सर्विसेज ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने इसमें 2 सर्विसेज ऐड की है। एक तो है builder.services। builder.services के अंदर हमने एंड पॉइंट API एक्सप्लोरर जो है इसको इंस्टॉल किया है, और दूसरा Swagger Gen जो है उसको भी हमने सर्विसेज में ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि दैट आई एम एडिंग सर्विसेज टू द कंटेनर। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, कमेंट लिखा मैंने। तो इससे आपको समझ में आएगा कि दैट यहाँ पर हमने एक कंटेनर क्रिएट किया, और यहाँ पर हम इस कंटेनर के अंदर सर्विसेज जो है वो ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम अपनी उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग द बिल्ड कमांड। तो builder.build जैसे ही हम करते हैं तो आप देखते हैं कि जो बिल्डर कंटेनर होता है तो ये बिल्ड होना शुरू हो जाता है। देखिए, एज हम जानते हैं कि दैट जो C# है वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो हमें पहले कोड को कंपाइल करना पड़ता है। एंड जैसे ही हमारा कोड जो है कंपाइल होगा, कंपाइलेशन से वो कन्वर्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, क्योंकि कंपाइलेशन जो पहली कंपाइलेशन होती है C# कोड की, तो वो CLR करता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और इस तरह से एक कॉमन लैंग्वेज जो है उसके अंदर कन्वर्ट होता है, और वहाँ से फिर जाकर ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर पहले जो है ना, पहले हम बिल्ड से हम एक तरह से हम कह सकते हैं हम इसकी कंपाइलेशन जो है वो करते हैं, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है विद ऑल द सर्विसेज वो कंपाइल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखी है कि दैट अगर ऐप का एनवायरनमेंट जो है अगर वो डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है तो हम Swagger को भी यूज़ करेंगे और Swagger UI को भी यूज़ करेंगे। और अगर हम ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं हो, मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐप का एनवायरनमेंट प्रोडक्शन हो, तो हम इसको जो है हम इसको बिल्कुल ही यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट उस वक्त आप Swagger का इस्तेमाल ना करें। और वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ कंडीशन में है तो जब ऐप एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होगा तो उस वक्त Swagger चल जाएगा, और जब ऐप एनवायरनमेंट डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस वक्त ये जो है ये मिडलवेयर्स नहीं चलेंगे। तो इन दोनों को ही हम मिडलवेयर ही कहेंगे, ये मिडलवेयर ही है। ऊपर हमने देखा कि दैट इसकी सर्विस इंजेक्ट हो चुकी है हमारे कंटेनर के अंदर, और ये मिडलवेयर्स के थ्रू हम इन सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद एक और मिडलवेयर है यहाँ पर HTTPS रिडायरेक्शन का। उसके बाद यहाँ पर एक एरे बनाई हुई है, और हम यहाँ पर एक मेथड चला रहे हैं app.mapget। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जो यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट कोड है, हम देखते हैं कि दैट इस बॉयलर प्लेट कोड में हम इसको कैसे चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे रन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं कि मैं टर्मिनल में अभी वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ .NET build, तो फॉर एग्जांपल पहले मैं program.cs को सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा .NET build।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि .NET बिल्ड आपको वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर करना है, तो आपको CD वेब एप्लीकेशन 1 लिखने के बाद वहाँ पर .NET बिल्ड जो है वो कमांड चलानी है। तो जैसे हम .NET बिल्ड लिखेंगे तो इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक, उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्ड होने में पहली बार, तो इसमें आप थोड़ा सा वेट करें। और देखिए यहाँ पर हमारा ये बिल्ड हो गया, 8 सेकंड का टाइम लगा इसको बिल्ड होने में। इसके बाद हम लिखेंगे एक और कमांड .NET वॉच। तो जैसे ही हम .NET वॉच लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और क्रोम ब्राउज़र में इसलिए ओपन होगा बिकॉज हम इसमें अभी स्वैगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम डेवलपमेंट मोड में हैं, तो दैट्स वाई स्वैगर जो है वो हमारे क्रोम ब्राउज़र में जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये लोकल होस्ट 5110 यानी कि पोर्ट नंबर 5110 पर स्टार्ट हो गया और वहाँ पर /swagger/index.html। हालांकि ये फाइलें index.html जो है ये हमने नहीं बनाई है, ये सारी फाइलें जो है एक मिडलवेयर से आती हैं, एक सर्विस जो है जो स्वैगर GenUI है वहाँ से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है गेट, और हम इस पर गेट जो है गेट कॉल यहीं से कर सकते हैं। लाइक वी कैन जस्ट सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू दिस राउट /weather forecast पे आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्राई इट आउट करके आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आप इस पर एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखें कि स्कीमा के अंदर हमें डेट, टेम्परेचर, समरी एंड टेम्परेचर इसको भेजना है। तो हम देखेंगे कि क्या करेगा। तो हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जीक्यूट कर दें तो ये हमें कुछ यहाँ पर कुछ डेटा प्रोवाइड करता है। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड था जो हमें डायरेक्टली यहीं से मिला था जब हमने इस टेम्पलेट को यूज़ किया था। नाउ मैं आपको पहले पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझा देता हूँ कि दैट पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। बाद में हम यहाँ पर कोड लिखना शुरू कर देंगे, हम अपने जो है एंड पॉइंट्स बनाना शुरू कर देंगे। देन हम इसमें उसके बाद हम इसमें MongoDB को कनेक्ट करेंगे और सर्विस इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम CRUD ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे यूज़र मॉडल के ऊपर। वो हमारा आगे का काम होगा, लेकिन फिलहाल मैं आज आपको यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो समझा देता हूँ। तो फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वेब एप्लीकेशन 1 में सबसे पहले डिपेंडेंसीज है। देखिए यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारी कुछ .dll फाइल्स होती हैं इसके अंदर, इन डिपेंडेंसीज के अंदर। और आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ओपन किया है क्योंकि मैं प्रेफर करूँगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का ही यूज़ करना, क्योंकि आप जानते होंगे कि दैट विजुअल स्टूडियो में भी हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है। तो यहाँ पर भी आपने जब हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ये /devkit, तो /devkit के साथ साथ हम देखते हैं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नाम की चीज़ भी जो है इंस्टॉल हो जाती है उसके साथ। और इस तरह से आपको यह तो हमारा क्लासिकल फाइल एक्सप्लोरर है VS कोड का जो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका है ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जो खास इस सॉल्यूशन फाइल्स को ही ओपन करने के लिए बना हुआ है। ना अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एनालाइजर्स, फ्रेमवर्क्स एंड पैकेजेस। तीनों के साथ हमारा कोई काम नहीं है। लाइक एनालाइजर्स में आप चेक करें, जो भी हमें .NET कोर हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रोवाइड करता है, तो वो सारे के सारे जितनी भी नेम स्पेस, इस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर है। तो ये एनालाइजर्स हो गए। और यहाँ पर कुछ है फ्रेमवर्क्स, जैसे कि अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर .app फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, .NET कोर ऐप, तो ये दोनों ही फ्रेमवर्क्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो एनालाइजर्स जिसका हमारे साथ मतलब हमारा उसके साथ कोई लेना देना है नहीं, फ्रेमवर्क्स के साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर ये जो तीसरी फाइल है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें हमारे पैकेजेस होते हैं जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर 2 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core .openAPI और दूसरा है यहाँ पर swashbuckle.asp.NET Core। तो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो हमने ये वेब टेम्पलेट जो हमारे पास आया था उस वेब API टेम्पलेट के अंदर ये 2 पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे पहले से ही। तो इन पैकेजेस को भी हम ऐसे ही रखेंगे, हम इनको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट मोड में ये चीज़ें हमें यूज़ आने वाली है। तो पैकेज आप यहाँ पर देखें तो डिपेंडेंसीज में हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एनालाइजर्स, फ्रेमवर्क्स एंड पैकेजेस। अब डिपेंडेंसीज को छोड़कर हमारे पास यहाँ पर एक और फोल्डर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है दैट इज़ launchsettings.json। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक प्योर JSON फाइल है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल। तो इस JSON फाइल में आप चेक करें, हमारे पास सर्वर की जो है सेटिंग्स है, यहाँ पर सर्वर के जो प्रोफाइल्स होते हैं उनकी जो है उनकी सेटिंग्स हैं यहाँ पर।
और वो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला प्रोफाइल जो हमारे पास है वो HTTP प्रोफाइल, और HTTP प्रोफाइल में हमने इसको रखा है लॉन्च ब्राउज़र ट्रू। वैसे ये हमने नहीं रखा है, ये तो खुद से बन के आया था। तो लॉन्च ब्राउज़र ट्रू इसका मतलब है कि जब भी मैं .NET रन वाली कमांड लिखता हूँ तो ब्राउज़र जो है वो खुद से ओपन होगा, और अगर मैं यहाँ पर ट्रू को फॉल्स कर दूँ तो ऑब्वियसली ये जो है ये बंद होगा। ये मतलब आप जब भी कोड को मतलब जब भी आप .NET रन लिखते हो तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ब्राउज़र खुद से स्टार्ट नहीं होगा। लॉन्च URL यहाँ पर स्वैगर है। एप्लीकेशन का URL जो हमारा बेस URL कहलाएगा HTTP लोकल होस्ट 5110। देखिए अगर आप यहाँ पर ब्राउज़र चेक करेंगे तो हमें पता है कि दैट हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई थी 5110 पोर्ट पे, और उसके बाद वहाँ पर जो सुफिक्स लिखा था उसके बाद जो चीज़ थी वो था स्वैगर। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि यहाँ पर लॉन्च URL स्वैगर है, एप्लीकेशन URL जो है वो है HTTP लोकल होस्ट 5110। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे यहीं पर हमने इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डाला हुआ है ASP.NET Core, ASP.NET Core एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो इसी से program.cs फाइल को पता चल जाता है कि दैट वेदर अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इस डेवलपमेंट है या इस प्रोडक्शन है। तो फॉर एग्जांपल इस डेवलपमेंट अभी ट्रू है क्योंकि लॉन्च सेटिंग्स में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ASP.NET Core का एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसीलिए आपने देखा कि ये एप्लीकेशन 5110 पोर्ट पे शुरू हुई थी विद द स्वैगर URL एंड डेवलपमेंट मोड में शुरू हुई थी। तो ये हमारा पहला प्रोफाइल होगा HTTP। और अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं लाइक HTTPS के लिए, लाइक अगर हम यूज़ करना चाहते हैं सिक्योर HTTP, तो उस वक्त आप देखेंगे इधर ये 5110 पोर्ट पे ओपन होगा या तो ये 7061 पोर्ट पे शुरू होगा। अगर हम HTTPS यूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर हमारी SSL सर्टिफिकेट का हम इस्तेमाल करेंगे, आई होप कि दैट आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि दैट SSL सर्टिफिकेट्स क्या होती हैं, जो कि हम शॉर्ट में मैं आपको मोटा मोटी बोल सकता हूँ कि दैट वो हमारे HTTP प्रोटोकॉल को सिक्योर बनाते हैं। तो वो SSL सर्टिफिकेट्स वो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, SSL सर्टिफिकेट्स के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास एक SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा और वो हमने कॉन्फ़िगर भी की होगी अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो उस वक्त हमारा यही प्रोग्राम जो है वो 7061 पोर्ट पे ओपन होगा और उसमें HTTP की जगह पे HTTPS होगा, जो कि S का मतलब सिक्योर होता है। और यहाँ पर अगर वहाँ पर वो SSL सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर नहीं हुई होगी सही से, तो उस वक्त आप देखेंगे वापस रोल बैक जो है वो हो जाएगा 5110 पे, यानी कि उस वक्त वो फिर से HTTP प्रोटोकॉल पे वापस अपनी पोर्ट पे शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डेवलपमेंट ही रहेगा। बाद में एक और सर्वर की सेटिंग है यहाँ पर IIS एक्सप्रेस। तो ये IIS एक्सप्रेस जो है आप यहाँ पर भी जो है इसको मतलब ओपन कर सकते हैं। यानी अभी हम प्रोफाइल्स में ये वाला प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों प्रोफाइल में से भी कोई प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो फिलहाल यहाँ पर जो है ये हमारी हो गई लॉन्च सेटिंग्स .json, जो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ फोल्डर में होती है। इसके साथ भी हमें ज़्यादा काम नहीं है, इसके साथ भी हमें छेड़ना नहीं है। ये जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम उसको प्रोडक्शन में ले जाएंगे, तो हो सकता है कि उस वक्त हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़े, तो वो तो बाद की बात है। उसके बाद हम यहाँ पे देखा कि एक और फाइल है यहाँ पर, उसका नाम है appsettings.json। अब ये कौन सी फाइल है? इसमें आप जो है इसमें जैसे कि यहाँ पर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core वार्निंग, और अलाउड होस्ट्स में आपने रखा है स्टार। तो ये क्या है कि इसमें भी हम असल में जो हमारी जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम की सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ पर Node.js के अंदर package.json फाइल होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर हम अपने ऐप के क्रेडेंशियल्स को भी कभी कभी सेव रखते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर कितनी डिपेंडेंसीज़ है या जो उसके अंदर क्रेडेंशियल्स यूज़ होते हैं उनको हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो उस वक्त मैं आपको appsettings.json के बारे में और भी बताऊंगा कि दैट यहाँ पर हम कौन कौन सी सेटिंग्स रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका Node.js के साथ वाबस्ता है, अगर आप Node.js इससे पहले पढ़ चुके हैं या आपने Node.js का कोई वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें आपने देखा होगा कि दैट ये जो package.json जिस तरह से हमारी होती है, इसी तरह से हमारी यहाँ पर ये फाइल होती है appsettings.json। अब बराबर नहीं है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सिमिलर है। इट्स नॉट दैट कि package.json और appsetting.json एक ही फाइल है, नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट है। और अगर किसी को Node.js नहीं पता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। appsetting.json जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि एक ऐसी फाइल है जिसमें हमारी सारी की सारी ऐप्स की जितनी भी हमारी ऐप है, जितना भी ये पूरा का पूरा हमारा नेम स्पेस है, इस पूरे ऐप की जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम इसमें रखते हैं। और अगर हमारे पास कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई सीक्रेट की होगा या किसी क्लाउड का एड्रेस होगा या हमारे पास सिक्योर कीज़ होंगी या API कीज़ होंगी, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं।
सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। इसके बाद ये जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट फाइल हो गई। प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास ये लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल हो गई। डिपेंडेंसीज़ में आपके पास जो एनालाइजर्स, फ्रेमवर्क्स एंड पैकेजेस हैं, इनका हमारा जो है इनके साथ हमारा कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ाइल है वेब एप्लीकेशन 1 डॉट HTTP। ये असल में हम बनाते हैं यहाँ पर जो है ये जो ये वाली फाइल है .htp, ये असल में हम यूज़ करते हैं अगर हमें APIs का टेस्टिंग करना होगा, तो हम यहाँ से भी API टेस्टिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सटेंशन .htp एक्सटेंशन। तो पूरे प्रोजेक्ट में इसमें इसका यूज़ करने वाला हूँ नहीं, तो मैं इस फाइल को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने ये फाइल डिलीट कर दी। तो अब हमारे जो है टोटल कुल मिला के अब हमारे पास कुछ यही फाइल बच जाती है। तो आज चलो हम program.cs के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि आपको देखा मैंने कि दैट प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें इस वेब एप्लीकेशन 1 के अंदर जाना है, हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है बाय यूजिंग द CD। मैंने यहाँ पे लिखा था कहीं पे, यहाँ पर लिखा था मैंने लिखा था CD वेब एप्लीकेशन 1। तो यहाँ पर आप देख लीजिए CD वेब एप्लीकेशन 1। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर जाकर मैंने .NET Build लिखा था, और .NET Build लिखने के बाद मैंने उसी जगह पे लिखा था .NET Watch, और आपने देखा था कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। नाउ हमारे पास यहाँ पर जब हम .NET Watch लिखते हैं तो हमारा इसकी वजह से हॉट रिलोड जो है वो एनेबल हो जाता है। तो इनकेस अगर मैं छोटी छोटी सेटिंग्स करता हूँ, लाइक अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चेंज करता हूँ, तो जैसे आप सेव कर दोगे तो वो हॉट रिलोड से जो है ना वो चेंजेस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, लेकिन सारी चेंजेस एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें कि दैट अगर मैं यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो नया राउट क्रिएट करने के बाद मुझे पूरा का पूरा जो है रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सर्वर को ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोग्राम जो है ना, यही हमारे लिए सर्वर कहलाएगा। ओके, तो मुझे पूरा सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस वक्त मुझे टर्मिनल में Ctrl+R करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+R प्रेस किया तो यहाँ पर इसने फिर से इसको बिल्ड करना शुरू कर दिया और सर्वर एक बार फिर से रिस्टार्ट हो गया। तो फिलहाल हम इस सर्वर में आप देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ एक एरे बनाई हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ठीक है, मैंने एरे को डिलीट कर दिया। यहाँ पर एक मैप गेट नाम से एक मेथड है, तो इसको भी डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ पर रिकॉर्ड एक है बना के था वेदर फोरकास्ट के नाम से, इसको भी मैंने हटा दिया। नाउ मेरे पास यहाँ पर कोई भी राउट नहीं है। तो फिलहाल अगर हम देखें मोटा मोटी यहाँ पर कुछ 5-6 लाइन्स का कोड लिखा है। ऊपर एक कंटेनर है, कंटेनर में 2 सर्विसेज ऐड हुई है, और वो 2 सर्विसेज जो है वो यूज़ हो रही है इसमें इफ अगर हमारा ऐप का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर हम ऐप को बिल्ड कर रहे हैं जो कि कंपाइलेशन जिसको मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हम HTTPS रिडायरेक्शन नाम का एक मिडलवेयर यूज़ करते हैं कि दैट अगर हमें HTTPS रिडायरेक्शन करनी हो तो उसके लिए हम इसका भी मैं काम आपको आगे समझा देता हूँ। एंड लास्ट मिडलवेयर जो हमारा है वो है app.run, यानी कि कंपाइलेशन के बाद ऑब्वियसली आप प्रोग्राम को रन करोगे। और यही चीज़ मैं टर्मिनल में भी कर रहा हूँ। मैंने पहले बिल्ड किया था प्रोजेक्ट को, एंड आफ्टर बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट मैंने उसको रन किया था, मैं वॉच किया था .NET Watch। तो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें अपना पहला API बनाना है तो फॉर एग्जांपल हम उसके लिए क्या लिखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर builder.build जो है वो ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब जितनी भी builder.build के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं वो ऐप के अंदर आए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर तो कंपाइलेशन हो भी रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐप के जितनी भी builder.build मेथड जितनी भी चीज़ें रिटर्न करता होगा वो ऐप नाम के वेरिएबल में सेव होंगी। और जो पहली चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो ऐप डॉट, आप यहाँ पर लिख सकते हो मैप गेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मैप गेट, तो मैप गेट नाम से एक मेथड है यहाँ पर, मैंने उसको बुला लिया। यहाँ पर हम टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। और पहली चीज़ इसके अंदर क्या है, देखिए मैप गेट के अंदर जो पहली चीज़ है वो है राउट। तो पहली चीज़ राउट है, और दूसरा पैरामीटर जो इसका है वो है एक फंक्शन। तो एक फंक्शन, तो जो मैं यहाँ पर लिखूँगा लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड। तो चलो लिखा पहले हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करते हैं हम। चलो हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पर प्रोग्रामर्स बन गए। तो मैप गेट स्लैश, अगर कोई भी स्लैश राउट पर जो है एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि दैट अगर कोई इस स्लैश राउट पर गेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको जो है
यहाँ से हम रेस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही मैंने ये राउट लिखा, एक नया राउट जैसे लिखा, तो ये यहाँ पर मुझे एक वार्निंग दे रहा है, क्या आप इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक नया राउट क्रिएट करते हो तो उस वक्त हॉट रिलोड काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी अभी हॉट रिलोड काम नहीं कर रहा, तो मुझे इसको ऐप को रिस्टार्ट करने के लिए वाई प्रेस करना होगा और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, बाद में अगर मैं स्वैगर में जाऊँ, अगर मैं स्वैगर के पास जाऊँ, यानी कि जो मेरा क्रोम ब्राउज़र में वहाँ से ओपन है, तो ठीक है, ये रिस्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक गेट राउट जो है वो बन के आ गया है। तो इस गेट राउट के अंदर आप चेक करो, इस गेट राउट के अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप इस राउट को ट्राई कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट, क्योंकि इस राउट की कोई पैराम्स नहीं है, आपको कुछ सेंड नहीं करना है यहाँ से, आपको रिक्वेस्ट में यहाँ से कुछ भेजना नहीं है। आपने जस्ट एक गेट रिक्वेस्ट जो है वो स्लैश राउट पर सेंड करनी है, एग्जीक्यूट करनी, और आपको ये रेस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस कोड यहाँ पर सेंड हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस कोड सेंड हुआ, तो वो यहाँ पर 200 आया। तो ठीक है, 200 जो है हमारा स्टेटस कोड है, तो और रेस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ठीक है, बस हमारे पास एक गेट राउट बन के आ गया। तो ये एक बेसिक सा राउट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन से राउट्स आप बना सकते हो, एंड आप गेट जो है गेट कैसे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट कुछ अगर रिक्वेस्ट बॉडी में वो कुछ सेंड करना चाहता है तो वो कैसे सेंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा ऐप डॉट, देखिए गेट तो मैंने आपको बता दिया कि गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए, गेट एंड पॉइंट बनाने के लिए हमें मैप गेट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें ऐप डॉट मैप पोस्ट, मैप पोस्ट, तो मैप पोस्ट भी एक मेथड है, सेम टू सेम मेथड है ऐसा ही। और मैप पोस्ट मेथड में भी आप इसी तरह से पहले राउट लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल राउट हो गया, मान लीजिए यूज़र स्लैश रजिस्टर, ऐसे बना लिया हमने। चलो मान लीजिए यूज़र को जो है स्लैश रजिस्टर करना है, तो यहाँ से जो है आप एक फंक्शन चलाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट जब भी एक यूज़र एक पोस्ट रिक्वेस्ट जब सेंड होगी किस पर, यूज़र स्लैश रजिस्टर एंड पॉइंट पे, तो ये फंक्शन जो है ना उस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन में फ़िलहाल मैं अभी लिखता हूँ कि डेवलपिंग, फर्दर डेवलपिंग, ऐसे मैंने लिखा फर्दर डेवलपिंग, फर्दर डेवलपिंग, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, डेवलपिंग, ठीक है। हाँ, रजिस्टर नॉट अवेलेबल, रजिस्टर फंक्शन नॉट अवेलेबल, तो ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही कुछ भी मैंने उठा के जो भी मर्जी आई मेरी तो मैंने लिख दिया। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ऑब्वियसली देखिए मैंने एक नया राउट क्रिएट किया है। तो ये बोलता है हॉट रिलोड ऑफ चेंजेस सक्सीडेड। तो लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट हुआ, नहीं क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब हॉट रिलोड ने काम नहीं किया। तो अब मुझे यहाँ पर कंट्रोल R करना पड़ेगा सो दैट कि ये सर्वर फिर से मैं रिबिल्ड करके फिर से इसको स्टार्ट कर दूँ। तो जैसे ही फिर से स्टार्ट होगा तो आपने देखा कि यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट जो है पोस्ट राउट बन के आ गया, और यहाँ पर ये जो ये राउट है इट्स यूज़र स्लैश रजिस्टर, यूज़र स्लैश रजिस्टर। तो मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपर ट्राई इट आउट करूँ, अब आपको पता है कि दैट पैरामीटर्स में मुझे कुछ पास करना नहीं, क्योंकि मैंने वो ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि दैट पैरामीटर्स में कोई चीज़ पास करना ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी में आ जाता है फर्दर डेवलपिंग रजिस्टर नॉट अवेलेबल, द सेम मैसेज जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम एक पोस्ट जो है पोस्ट राउट क्रिएट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं जल्दी जल्दी इसको दिखाऊँ आपको, आप पोस्ट राउट जो है इसी के साथ आप मान लीजिए एक और, चलो देखते हैं यूज़र एडिट। तो मान लो मैंने बना लिया यूज़र एडिट, और आप यहाँ पर मैप एडिट बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैप एडिट, तो मैप डिलीट भी होता है, और आई एम सॉरी मैप एडिट नहीं, मैप पुट। तो मैप पुट जो है एडिट के लिए हम पुट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज अक्सर हम जो अपडेशन है, अगर हमें यूज़र को अपडेट करना हो या अगर हमें किसी भी डेटाबेस एंट्री को अपडेट करना हो तो उस वक्त हम पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐप डॉट मैप पुट यूज़र स्लैश एडिट फर्दर डेवलपिंग, मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट इज़ नॉट अवेलेबल, अपडेटिंग ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल, अपडेटिंग ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये मैप पुट हो गया। इसी तरह से जल्दी से मैं यहाँ पर एक और राउट बना लेता हूँ, तो वो मान लीजिए आप मैप डिलीट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि दैट हमारे पास यहाँ पर 4 रिक्वेस्ट जो है, जो कि गेट पुट पोस्ट डिलीट है, गेट पोस्ट पुट डिलीट,
या जो हम CRUD के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक CRUD ऑपरेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पर मैप गेट, मैप पोस्ट, मैप पुट और मैप डिलीट से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीशन ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल, डिलीशन ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल। और क्योंकि मैंने 2 राउट्स और बना लिए, तो मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ बाय यूजिंग द Ctrl+R कमांड इन द टर्मिनल। तो आप डायरेक्टली अगर ब्राउज़र के पास जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास 4 राउट बन के आए होंगे। तो /route यूज़र रजिस्टर यूज़र एडिट, एंड देखिए यहाँ पर एक और राउट बना यूज़र एडिट। तो चलो थोड़ा सा छोटा मोटा चेंज है, मैं यूज़र एडिट नहीं यूज़र डिलीट लिखूँगा। और अगर इसको सेव करते हैं तो आप देखते हैं कि इतना चेंज तो आ जाना चाहिए था, तो यूज़र डिलीट, लेकिन राउट में नहीं आया। इसका मतलब इतनी छोटी सी जो राउट में जो मैंने छोटी सी एक चेंज की थी, यूज़र डिलीट जो मैंने लिखा था, ये भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुझे भी फिर से Ctrl+R प्रेस करना पड़ेगा फॉर रिलोडिंग द सर्वर। एंड इस तरह से आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चेंजेस अभी हो जाएंगे। तो चलो हो गई यूज़र/डिलीट। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 4 राउट्स हैं। अगर मैं इन 4 राउट्स पर यहाँ पर ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट कर दूँ रिक्वेस्ट को, तो मुझे वो रेलेवेंट रेस्पॉन्सेज जो मैंने वहाँ पर लिखे हैं वो मुझे मिल जाएंगे। फर्दर डेवलपिंग अपडेटिंग ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल, दैट्स ओके। तो यहाँ पर डिलीशन के लिए भी अगर हम यहाँ पर करें, तो फॉर एग्जांपल डिलीशन के लिए भी मैं यहाँ पर ट्राई इट आउट कर सकता हूँ। एंड एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यू विल चेक फर्दर डेवलपमेंट ऑफ यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल। तो ठीक है, ये यहाँ पर सही है। तो 4 राउट्स मेरे काम कर गए। तो इस तरह से हम 4 राउट्स जो है वो मिनिमल एपीआईज़ के अंदर बना सकते हैं। तो अब इन 4 राउट्स का काम क्या है? मान लीजिए इन 4 मतलब ये होता क्या है, मतलब ये गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हम किसके मतलब इनका असल में यूजेज क्या है? तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर अभी अपने ड्राइंग पर ले जाऊं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि दैट इस ड्राइंग में जब हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट्स जो है वो 4 तरह की होती है। इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास कॉमन जो ये है, कॉमन वाली जो है वो है गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, और इनको हम HTTP रिक्वेस्ट्स कहते हैं। तो अभी कभी कभी हम इनको बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा HTTP रिक्वेस्ट, लेकिन आप देखोगे कहीं कहीं पर किसी लिटरेचर में लिखा होगा HTTP XML, HTTP XML। तो HTTP XML, तो ये लिख नहीं रहा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो HTTP XML, तो कभी कभी हम इनको HTTP XML रिक्वेस्ट्स भी बोलते हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट बोले आप, HTTP XML रिक्वेस्ट बोले, तो हमारे यहाँ पर इसका कैरियर जो होता है वो fetch, exhaust एंड XHR। ये हमारे पास इनके मेथड्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट्स को क्लाइंट से सर्वर के पास लेकर आते हैं। असली में जो fetch और XHR ही हमारे पास मेथड है, और exhaust जो है वो भी XHR मेथड को ही इस्तेमाल करता है। तो exhaust तो एक लाइब्रेरी है, fetch और XHR मेथड्स हैं हमारे कैरियर्स, जो हमारे इन रिक्वेस्ट्स को क्लाइंट से सर्वर तक ले जाते हैं HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करके। तो ये थोड़ा हम नेटवर्किंग में चले जाएंगे अगर हम यहाँ पर ज़्यादा इसको जो है डिस्कस करने बैठेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक चीज़ है कि दैट क्लाइंट जो है वो हमारी केस में ब्राउज़र होता है, जो हम कह सकते हैं फ्रंट एंड, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फ्रंट एंड। तो ये फ्रंट एंड जो है शॉर्ट में, जिसको मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रंट एंड, तो ये फ्रंट एंड जो है ये रिएक्ट में हो सकता है, ठीक है, ये एंगुलर में हो सकता है, या आप किसी भी जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जो भी आपको आता हो ये उसमें हो सकता है, या आप सिंपली आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली HTML से भी आप डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट्स कर सकते हो। तो फ्रंट एंड आप किसी में भी लिख लो, रिएक्ट में, एंगुलर, HTML में, कहीं पे भी लिखो, तो आपको वहाँ पर जो है एक फेच रिक्वेस्ट करनी होगी, एक API रिक्वेस्ट करनी होगी, और सर्वर जो है वो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके DB क्वायरीज जो है वो करेगा। पहले तो वो चेक करेगा कि मान लीजिए अगर एक यूज़र रजिस्टर के लिए मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो सर्वर का काम होता है कि DB में चेक करना कि क्या ये यूज़र हमारे DB में है, अगर है तो उसको एक्सेस दे देना, अगर रजिस्टर के टाइम पे अगर होगा पहले से, तो वहाँ से रेस्पॉन्स में उस वक्त आएगा कि दैट यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो इस तरह से सर्वर का ही काम होता है DB क्वायरीज करके चेक करना कि रेलिवेंट रेस्पॉन्सेस क्या होंगे, और वो रेलिवेंट रेस्पॉन्सेस स्टेटस कोड के साथ वापस क्लाइंट को सेंड करता है रेस्पॉन्स के अंदर। तो वो एक रेस्पॉन्स जो है
भेजता है, सर्वर एक रेस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और रिक्वेस्ट जो है उनकी टाइप्स होती हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और सर्वर जो रेस्पॉन्सेज भेजता है उसमें आपके पास एक तो स्टेटस कोड होता है, एक पेलोड होता है, और एक मैसेज होती है। ठीक है, तो और भी कुछ हो सकता है, लाइक हम एक JWT टोकन भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल हमारा आज अभी का टॉपिक नहीं है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि दैट वो JWT टोकन एंड बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर हम वापस अपने कोड में जाए तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि दैट अभी तक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नाउ अगर चेक किया जाए, अब चलो इतना ही तो नहीं होगा यहाँ पर ऑब्वियसली। देखिए रजिस्टर के टाइम पे ये जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ज़रूरी जो है कुछ ना कुछ डेटा एक्सेप्ट करेगा। ये फंक्शन ज़रूरी है कुछ ना कुछ डेटा जो है वो एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट में हम जेसन ऑब्जेक्ट भेजते हैं, यानी कि जब भी हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ पेलोड भी आता है रिक्वेस्ट के अंदर। तो वो पेलोड हम कैसे, फॉर एग्जांपल उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर एक काम करें, वेब एप्लीकेशन 1 में जाए, तो वेब एप्लीकेशन ये CS प्रोज फाइल है, इसके बारे में मैं बताना भूल गया था। तो ये हमारा जो वेब एप्लीकेशन 1 है, ये असल में खुद एक प्रोजेक्ट फाइल होती है। तो यहाँ पर भी हमारे अब सारे प्रोजेक्ट की जो है ना इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सबसे पहले हम फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या नलेबल का वैल्यू एनेबल है या नहीं, इम्प्लिसिट यूजिंग एनेबल है या नहीं, और हमने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं। तो हमारे यहाँ पर इस CS प्रोज के अंदर भी जो है प्रोजेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप इस पर यहाँ पर वेब एप्लीकेशन 1 पर ऐसे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें भी कभी हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो वो मैं उस वक्त बता दूंगा। तो वेब एप्लीकेशन 1 पर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और यहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट करें जिनका नाम आप रखेंगे मॉडल्स। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर मॉडल्स बना लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर मॉडल्स फोल्डर बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक नई फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ। नई फाइल क्रिएट करना मतलब मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, और इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ user.cs। तो मैंने user.cs नाम से क्लास क्रिएट कर ली। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक यूज़र क्लास क्रिएट हो गई, और आप देखेंगे ये वेब एप्लीकेशन 1.models में क्रिएट हुआ है। इसका मतलब वेब एप्लीकेशन 1 वो तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, वो तो नेम स्पेस है, और इस नेम स्पेस के अंदर जो मॉडल्स नाम का फोल्डर है हम अभी वहीं पर है। यानी कि ये फाइल कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, user.cs फाइल एग्जिस्ट करती हैं वेब एप्लीकेशन 1.models के अंदर। तो ये नेम स्पेस का नाम यहाँ पर लिखा हो, और ऊपर लिखा है यूजिंग सिस्टम, लेकिन आप देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ये बस ऐसे ही जब आप क्लास बना लेते हो तो ये भी आ जाता है। लेकिन वैसे भी जो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द यूजिंग सिस्टम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर हम तगड़ा कोड लिखने वाले हैं आगे। तो पब्लिक क्लास यूज़र में हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम मैंने रख लिया मान लो यूज़र नेम। तो यहाँ पर आप एक चीज़ लिखें कि जो यूज़र नेम है इसका आप यू जो है वो कैपिटल में रखोगे, क्योंकि ये हमारा वाला नेमिंग कन्वेंशन सही नहीं रहेगा। तो मैंने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना गेट सेट करना है। तो मैंने लिखा गेट और यहाँ पर लिखा सेट। तो गेट, ये हमारी इंटरफेस हो गई गेट सेट, ठीक है। तो यूज़र नेम गेट सेट, तो ऐसे लिखा मैंने, सेट के बाद मुझे यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना है। तो ठीक है, यूज़र नेम। अब यहाँ पर देखिए इस यूज़र नेम के नीचे बड़ा सा एक वार्निंग आ रहा है। तो ये वार्निंग क्या आ रहा है कि ये बोलता है नॉन नलेबल प्रॉपर्टी, यूज़र नेम मस्ट कंटेन नॉट नल वैल्यू व्हेन एग्जिटिंग कॉन्स्टेंट। इसका सिंपल आप ये कर सकते हो कि इधर आप स्ट्रिंग के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लो, तो इसका मतलब है कि दैट हम नलेबल वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या तो आप इसको यहाँ पर लिखते कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, यानी कि इसके बगैर तो मतलब हम मानेंगे ही नहीं। तो ये रिक्वायर्ड है, द पब्लिक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, यानी कि हमने एक वैलिडेशन लगा दी इसके ऊपर कि देखो भाई अगर यूज़र नेम नहीं हुआ तो कोई भी जो है ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक रिक्वायर्ड लगा दिया। तो पब्लिक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग यूज़र नेम गेट सेट। इसी तरह से आप बताइए मुझे रजिस्टर करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, लाइक पब्लिक, चलो रिक्वायर्ड साथ में लिख लेते हैं पहले ही, रिक्वायर्ड, उसके बाद एक स्ट्रिंग और एक ईमेल। तो ईमेल तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ गेट और सेट। तो गेट और सेट, और ईमेल के बाद चलो इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिख दी, और वो होगा पासवर्ड। तो चलो पासवर्ड भी हमने लिख दिया, पासवर्ड। और हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि पासवर्ड का P कैपिटल रखोगे,
अगर नहीं रखोगे तो इसमें वार्निंग आएगी ट्रिपल डॉट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर हम पासवर्ड को P स्मॉल रखते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि दैट आप नेमिंग रूल वायलेशन कर रहे हो। डॉटनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, वो बोलता है कि दैट हाँ भाई क्लास के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो कैपिटल लेटर से ही बनाना। तो ठीक है, इसको अगर हम फिक्स करते हैं यहाँ पर क्विक फिक्स अगर करेंगे तो ये बोलता है फिक्स नेम वायलेशन, और देखो इसने P कैपिटल कर दिया खुद से। तो इसका मतलब जो है कि हमें हमेशा यहाँ पर जो क्लास के अंदर जब आप इन गेटर सेटर्स को बनाओगे, जब आप इस इंटरफेस को बनाओगे तो उस वक्त आप यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड जो है उनको कैपिटल में रखें। तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक यूज़र जो है वो बना लिया। ओके, नाउ अगर मैं इसको सेव कर दूँ, program.cs में जाऊँ वापस, और मैंने यहाँ पर फिर से मान लो वही वैसे ही लिखूँगा, फिर से एक फंक्शन मान लीजिए, एक फिर से एक फंक्शन। और अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में लिखेंगे हम, अरे वो बाद में हम देखेंगे कि मैसेज क्या होगा, लेकिन फिलहाल अभी देखें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र रिक्वेस्ट, तो मैंने ऐसे लिखा, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैंने ऐसे लिखा यूज़र रिक्वेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि इसका सिंपल माना ये है कि दैट मैंने मॉडल्स को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो यूज़र है, यूज़र क्लास मैंने कहाँ पर बनाई, मैंने यूज़र क्लास जो है ना वो इसी नेम स्पेस के अंदर बनाई, लेकिन बनाई मैंने मॉडल्स में। तो आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्विक फिक्स दिखा रहा है, यू कैन चेक, क्विक फिक्स में जाओ, यूजिंग वेब एप्लीकेशन 1.models। तो जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट कर दूं तो ऊपर आप देखेंगे, ऊपर लिख के आया होगा यूजिंग वेब एप्लीकेशन 1.models। इसका मतलब जो ये यूज़र है वो इंपोर्ट हो चुका है, यूज़र क्लास जो है ना वो इंपोर्ट हो चुकी है मॉडल्स से। अब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा यूज़र रिक्वेस्ट विच इम्प्लाइज टू दिस। तो चलो ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैं लिखता हूँ आई गॉट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, थैंक यू, लिखते हैं थैंक यू। तो अगर मैं इसको सेव करूं, ऑब्वियसली मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेजर चेंज है यहाँ पर। क्लास बनाई हमने और ये हॉट रिलोड जो है ना इसको पकड़ता नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर इस चेंज को हमने किया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर यू कैन चेक, आप स्वैगर में जाए, आप देखिए यहाँ पर यूज़र रजिस्टर। देखो पहली बात जो यहाँ पर हो गई, मैंने जब एक क्लास बनाई, एक क्लास बनाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर कि जो स्कीमाज है ना ये बन के आ गया, पहले ये नहीं था। अगर आप देखिए, अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ये चीज़ें थी नहीं, लेकिन अब अगर आप देखोगे यहाँ पर स्कीमाज नाम से कोई चीज़ है और यहाँ पर यूज़र है वहाँ पर, और यहाँ पर यूज़र नेम दिखा रहा है रेड कलर का स्टार, रेड कलर का एस्टरिक है यहाँ पर, ईमेल के ऊपर भी, पासवर्ड के ऊपर भी, क्योंकि ये तीनों फील्ड्स रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना स्वैगर ने एक्सेप्ट कर लिया एज अ स्कीमा, क्योंकि स्कीमा ही है। तो यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि देख भाई, जब सामने से कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, जब यूज़र/रजिस्टर पर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र नेम भी स्ट्रिंग है, ईमेल भी स्ट्रिंग है और पासवर्ड भी स्ट्रिंग है, तीनों चीज़ें जो है वो स्ट्रिंग है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसके ऊपर यूज़र/रजिस्टर पे करूँ ट्राई इट आउट, देखो ये दिखा रहा है कि एग्जाम्पल वैल्यू स्कीमा request.body रिक्वायर्ड है, इससे पहले नहीं थी। अगर आप देखते हैं, इससे पहले मैंने जब ये नहीं लिखा था यहाँ पर यूज़र रिक्वेस्ट, यानी कि जब मैंने पैराम्स नहीं दिए थे, जब मैंने पैरामीटर नहीं दिया था, जब मैंने ये यूज़र रिक्वेस्ट पैराम नहीं दिया था, उस वक्त कोई भी रिक्वेस्ट बॉडी जो है नेसेसरी नहीं थी। उस वक्त मैं अगर ट्राई इट आउट करता, एग्जीक्यूट करता तो हो जाता था। लेकिन अगर अब मैं ये request.body प्रोवाइड नहीं करूँगा और मान लो ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दूँ, तो ऑब्वियसली जो है ना ये एरर में आ जाएगी। ये आप देखो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यानी कि रिक्वेस्ट हुई ही नहीं, क्योंकि विदाउट द रिक्वेस्ट बॉडी ये नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसमें स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो मान लो अगर मैंने यूज़र नेम के अंदर कुछ नहीं भेजा, मैंने यूज़र नेम के अंदर कुछ नहीं भेजा, पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं भेजा, ईमेल के अंदर सारा मैंने खाली कर दिया, यूज़र नेम एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी है, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये जो है ये बोलता है आई गॉट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट थैंक यू। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चलो भाई एम्प्टी ही भेजो, लेकिन कुछ तो भेजो। लाइक यूज़र नेम आपने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया, ईमेल आपने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया, पासवर्ड आपने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दिया, लेकिन कुछ तो भेजा, तो ये आपने देखा ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर आप इनकेस ये पूरा ही हटा दो तो उस वक्त आप देखेंगे एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा लाल हो जाता है। इसका मतलब कि रिक्वेस्ट बॉडी जो है ना वो नेसेसरी है।
तो ठीक है, यहाँ पर होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड भेजा होता कुछ तो एग्जीक्यूट करता, तो आपको पता है यहाँ पर ये आता, आई गॉट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, थैंक यू। तो इस तरह से हम एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको भेज सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हमने रिक्वायर्ड रखा है सो दैट कि यूज़र जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तीनों चीज़ें दे, यूज़र नेम भी, ईमेल भी और पासवर्ड भी। बाद में हम इसमें फर्दर वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, अगर ईमेल एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी और अगर पासवर्ड एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो उस वक्त भी आप रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना, या रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करके उसको रेस्पॉन्स भेज देंगे। तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीज़ें समझो कि हमने एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो कैसे इसके अंदर लाया। तो हमने सिंपली एक मॉडल्स में क्लास बनाई user.cs नाम से, उसमें हमने गेटर सेटर बना दिए, इंटरफेस बना दिया हमने, और उसी यूज़र क्लास को जो है ना हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। नाउ यहाँ पर आपको पता है कि दैट C# के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये क्लास तो साथ में लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि दैट यूज़र रिक्वेस्ट जो है ना वो इनहेरिटेंस लाता है यूज़र से। यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, वो यूज़र से जो है इनहेरिटेंस लेकर आएंगे। लाइक अगर यूज़र में हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, तो यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर भी यही 3 चीज़ें होंगी। तो ठीक है, फर्दर हम देखते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। चलो, अब तो हमें पता है कि दैट ऐसे तो नहीं चलेगा, खाली स्ट्रिंग तो यहाँ पर ऐसे भेजेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं वन लाइनर फंक्शन लिख रहा था, डायरेक्टली पैरेंथेसिस विच इंप्लाइज टू डायरेक्टली कुछ भी, जैसे कि डबल कोट्स में मैं स्ट्रिंग भेज रहा था, लेकिन अब मैंने कर्ली ब्रेसेस लिख दिया। अब कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है कि दैट मैं यहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन लिखने वाला हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको लिखोगे ऐसे रिटर्न, तो रिटर्न यानी कि कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और आप इसको लिखोगे रिटर्न रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स यहाँ पर है, देखिए रिजल्ट्स डॉट ओके। तो मान लीजिए आपने इसको ओके भेज दिया, ओके भेजने के बाद आपने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। तो इस तरह से हम रेस्पॉन्स भेज रहे हैं, यानी कि मैं इसको रेस्पॉन्स में लिख रहा हूँ रिजल्ट्स डॉट ओके, तो मैंने ओके रेस्पॉन्स भेजा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे न्यू, और न्यू करके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए और आपने मैसेज ऐसे सेंड कर दी। तो मैसेज में यहाँ पर देखिए, मैसेज में यहाँ पर आपको याद रखना कि कोई जेसन ऑब्जेक्ट इस तरह से हम सेंड नहीं करते, हमें मैसेज में यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, मैसेज इक्वल टू, और डबल कोट्स में मैं उसमें मैसेज सेंड कर देता हूँ। इससे पहले तो मैं डायरेक्टली एक स्ट्रिंग भेज रहा था, लेकिन अब मैं एक प्रॉपर जेसन ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा हूँ। तो रिजल्ट्स डॉट ओके का मतलब होता है 200, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी 200 ही जा रहा था, तो आप यहाँ पर रिजल्ट्स डॉट ओके सेंड कर सकते हो, लाइक वो प्रॉपर रहेगा। रिजल्ट्स डॉट क्रिएटेड, तो क्रिएटेड जो है हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट्स डॉट क्रिएटेड। तो क्रिएटेड क्या होता है, अगर आप क्रिएटेड को देखोगे, क्रिएटेड का मतलब होता है 201, तो क्रिएटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये एरर क्यों दे रहा है, ओके, क्रिएटेड टू क्रिएटेड एट राउट, तो ये कुछ यहाँ पर दिखा रहा है कुछ ऑप्शंस। तो ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसको ओके पे ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एरर क्यों आया, क्योंकि एक्चुअली में हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट। तो रिटर्न रिजल्ट्स डॉट ओके, चलो मैंने ओके सेंड कर दिया, और एक नए मैंने यहाँ पर लिखा न्यू कर्ली ब्रेसेस। जब आप लिखते हैं न्यू कर्ली ब्रेसेस का मतलब आप एक नया जेसन ऑब्जेक्ट इसके साथ सेंड कर रहे हो, यानी कि आप रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें समझ में आ गया कि दैट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में तो यूज़र आएगा, तो वो यूज़र ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड होगा, लेकिन रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में मैं इसमें मैसेज भेज रहा हूँ, और मैसेज में मैंने इसको लिखा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऐसे लिखा, हालांकि कुछ अभी हुआ नहीं, मैंने ऐसे ही इसको रेस्पॉन्स भेज दिया। तो जैसे ही मैंने ये कर दिया, ये मुझे बोलता है ठीक है भाई, फिर से आप सर्वर को रिलोड कर दो, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो यूज़र रिक्वेस्ट which implies to curly braces return results dot ok new, और न्यू करने के बाद मैंने लिखा मैसेज इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अगर मैं अब यहाँ पर, चलो हम इसको ट्राई इट आउट करते हैं, तो एग्जीक्यूट जब हम रिक्वेस्ट को करेंगे तो हमें वहाँ से रेस्पॉन्स में आ रहा है मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। देखो इससे पहले ऐसे नहीं आ रहा था, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, लाइक आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट देख लें, जैसे कि आप ये वाला देख लें, अगर मैं इसके ऊपर ट्राई इट आउट करता हूँ गेट पर, तो अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूट करें तो वहाँ पर तो सीधे रेस्पॉन्स बॉडी में हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आता था, लेकिन अब की बार जब हमने ऐसे लिखा, तो जब हम इसको ट्राई इट आउट में एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मिल जाता है, और मैसेज के अंदर हमें मिलता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और चलो यहाँ पर एक और काम करते हैं, मैसेज तो है ही, चलो हम कुछ पेलोड यहाँ से रेस्पॉन्स पेलोड में कुछ सेंड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पेलोड इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर
आपको जो है लिखना पड़ेगा ऐसे। तो अब पेलोड में क्या भेजते हैं, चलो पेलोड में एक काम करते हैं, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी, लाइक मैं ऐसे लिखता हूँ यूज़र रिक्वेस्ट, यानी कि जो पेलोड जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आया था, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम ही तो है यूज़र रिक्वेस्ट, है ना। तो यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर अगर मैं लिखूँ डॉट, तो आप देखेंगे इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, ईमेल होगा, पासवर्ड है और यूज़र नेम है। ईमेल है, यूज़र नेम है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेलोड के अंदर इसको यूज़र नेम सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम, पेलोड में ये भेज देना, ओके। तो फॉर एग्जांपल जब इस पे अब रिक्वेस्ट होगी, जब यूज़र स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट होगी, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट होगा, रेस्पॉन्स में मैं उसमें पेलोड में यूज़र नेम भेज रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको रेस्पॉन्स भेज सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद मैं डायरेक्टली किधर जाऊँ, वापस से स्वैगर के पास, और यहाँ पर रजिस्टर करूँ। अब की बार चलो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर यहाँ पर लिखते हैं, लाइक मैंने यूज़र नेम लिखा, मान लो कुछ भी लिख लेते हैं, लाइक महफूजा, तो महफूजा लिखा, ठीक है। और ईमेल कुछ लिख लो, ठीक है, महफूजा। वैसे ईमेल का तो हमने जिक्र नहीं किया कहीं पे, चलो हम लिख लेते हैं। तो पूरा एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैं इसको भेज देता हूँ, और चलो पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखिए मुझे क्या मिला होगा पेलोड के अंदर। देखो पेलोड के अंदर मेरा बोलता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंड पेलोड में वही चीज़ जो मैंने यहाँ से ही सेंड की थी। तो मैंने यहाँ से यूज़र नेम सेंड किया था, इसने मुझे वहाँ से पेलोड के अंदर वापस यूज़र नेम ही सेंड कर दिया। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये तरीका है हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने का, और ये तरीका है हमारे पास रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर पेलोड सेंड करने का। तो इस तरह से आप जो है ना मैप पोस्ट बना सकते हो। अब मसला है कि दैट आप एक रिजल्ट डॉट ओके कब सेंड करोगे, मतलब रिजल्ट्स डॉट ओके कब सेंड करेंगे हम, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स डॉट ओके हम तब सेंड करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर एक डीबी क्वेरी हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, पहले एक डीबी क्वेरी होनी चाहिए, यानी कि डेटाबेस क्वेरी होनी चाहिए, जो ये चेक करेगा कि क्या ये बंदा पहले से तो नहीं था हमारी डेटाबेस के अंदर। तो इसका मतलब हमें इस प्रोजेक्ट के साथ एक डेटाबेस कनेक्ट करनी होगी, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक तो हमें इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करनी होगी, और उस डेटाबेस में फिर यहाँ पर हमें डीबी क्वेरी करनी पड़ेगी कि दैट भाई आप जो है क्या सच में ये बंदा, इस नाम का बंदा, जैसे ये महफूजा नाम का बंदा, क्या ये हमारी डेटाबेस में है। अगर है तो हम इसको बोल देंगे कि दैट यूज़र नेम विद दिस ईमेल और यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन आवर डेटाबेस, कुछ भी लिख सकते हैं। और यानी कि हमारे जो रेस्पॉन्सेज होंगे ना वो डिपेंड करेंगे कि दैट डीबी क्वेरी से क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें एक डीबी क्वेरी करनी है, और उसके बाद हम ये रिटर्न रिजल्ट्स डॉट ओके या कुछ भी सेंड करेंगे। यानी कि रिक्वेस्ट जब होगी, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होके हम रेस्पॉन्स भेजेंगे। तो ये हमारा बेसिक सर्वर का कोड जो है, बेसिक सर्वर की जो टॉपोलॉजी होती है, जो काम करने का तरीका होता है, वो यही होता है कि दैट एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रोसेसिंग होगी, सर्वर को क्या काम करना होगा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डीबी क्वेरीज, बाकी जो भी चीज़ें करनी होंगी, उसके बाद वो रेस्पॉन्स में वहाँ से कुछ जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये तो हो गया हमारा फिलहाल एक बेसिक सा मैप गेट। तो गेट में तो गेट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट में हम पेलोड जो है एक्सेप्ट नहीं करते। मैप गेट में हम हमेशा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से ही कुछ सेंड करते हैं। तो पोस्ट में आप देखते हैं कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर यूज़र स्लैश एडिट, ठीक है। तो मान लो किसी बंदे को एडिट करना है, तो एडिट करने में आप पैराम्स कैसे लेते हो। देखो यहाँ पर पैराम्स हम लेते हैं, यहाँ पर ऐसे आईडी, तो हमने आईडी ले लिया, तो यूज़र एडिट, उसके बाद करली ब्रेसेस में हमने आईडी ले लिया। इसका मतलब हम आईडी पैरामीटर ले रहे हैं। ऑब्वियसली देखो जब आप कोई चीज़ एडिट करोगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की आईडी देनी पड़ेगी ना, कि जिसको आप एडिट कर रहे हो, तो वो आईडी हम पैरामीटर्स में सेंड करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं यूआरएल पैराम्स। तो ये मान लीजिए एक तरह से जो यूआरएल हम लिखते हैं, स्लैश के बाद जो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो पैराम होगा। तो यूज़र एडिट स्लैश आईडी, ओके। तो मुझे इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में लिखना पड़ेगा। मुझे इसको लिखना पड़ेगा ऐसे कि देखो भाई, ये जो हमारी फॉर एग्जांपल आईडी है वो किस फॉर्मेट में होगी, वो आईडी है ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। तो मैंने ऐसे लिख लिया स्ट्रिंग आईडी। इसका मतलब है कि दैट एक बंदा जो है उसको ज़रूरी है आईडी भेजना पैरामीटर्स में, तो वो जब आईडी भेजेगा पैरामीटर्स में तब जाके ये काम करेगा। तो एडिट के टाइम पे हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो चलो ठीक है, स्ट्रिंग आईडी मैंने ऐसे लिख लिया।
तो चलो मैं यहाँ पर भी कुछ पेलोड यहाँ पर इसको वापस कुछ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सेंड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा रिटर्न रिजल्ट्स डॉट ओके न्यू मैसेज, चलो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर अपडेशन सक्सेसफुल। तो मैंने ऐसे, मैं तो अभी फेक मैसेज लिख रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे इसको अपडेशन, ठीक है, अपडेशन सक्सेसफुल। तो मैंने लिखा अपडेशन सक्सेसफुल, लेकिन पेलोड एरर क्यों दे रहा है? पेलोड एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज यहाँ पर यूज़र रिक्वेस्ट नाम का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पैराम्स में नहीं है। तो इसको बदल के मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि तो पेलोड में आईडी भेज देना, यानी कि जो आईडी वहाँ से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आएगी पैराम्स में, तो तुम जो है ना वही आईडी वापस पेलोड में भेज देना, ठीक है। तो चलो सेव करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको रिलोड करना पड़ेगा, तो इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो अब चेक करो आप, जैसे आप स्वैगर में जाओगे, यहाँ पर देखिए जैसे आप स्वैगर में जाए, स्वैगर अभी शायद रिलोड नहीं हुआ, अब जाके हो गया रिलोड, हाँ आप देखिए अब रिलोड हो गया। अब चेक करें यहाँ पर यूज़र एडिट स्लैश उसके बाद करली ब्रेसेस में मांग रहा है आईडी। इसका मतलब इसके साथ पैराम जो है ना वो हमें देना पड़ेगा जब भी हम पुट रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी हम यूज़र एडिट आईडी पर जब हम पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो ये आप देखो यहाँ पर आपको आईडी भेजनी पड़ेगी। और आप देखो आईडी के ऊपर भी यहाँ पर एस्टेरिक है, रिक्वायर्ड फील्ड है, आप आईडी के बगैर ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं इसको ट्राई आउट करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो ये यहाँ पर इसने मुझे एरर दे दिया कि दैट आप जो है ना आईडी फील्ड को एम्प्टी नहीं रख सकते, आपने आईडी फील्ड पास करना है। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आईडी में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसे लिख दिया आईडी में, अब ये एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा वो होगा अपडेशन सक्सेसफुल, मैसेज मेरे पास आएगी अपडेशन सक्सेसफुल, और वहाँ में यही आईडी जो मैंने यहाँ पर दी थी वही आईडी मुझे पेलोड में वापस मिली। आप चेक कर सकते हैं रेस्पॉन्स बॉडी में आपको क्या मिला, और आपको स्टेटस स्कोर जो है ना वो यहाँ पर भी 200 ही मिला, क्योंकि मैं ओके लिख रहा हूँ, रिजल्ट्स डॉट ओके। तो होप आपको आज का ये लेक्चर जो है ना वो समझ में आ गया हो कि दैट हम क्या कर रहे हैं। और ये यूज़र रजिस्टर के टाइम पे तो आपको पता ही है कि दैट हमें एक यूज़र ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेंड करना पड़ेगा रिक्वेस्ट में। एडिट के टाइम पे आपको आईडी भेजनी पड़ेगी, और हाँ एडिट के टाइम पे हो सकता है कि एडिट के टाइम पे भी आप बिल्कुल ऐसा ही करो। ये ज़रूरी नहीं है कि दैट खाली स्ट्रिंग आईडी जो है ना वो आप ले लो, आपको ऐसे डबल दूसरा पैरामीटर भी सेंड करना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैं ये कर देता हूँ, जैसे ही ये कर देता हूँ, तो जैसे ही मुझे कंट्रोल आर करना पड़ेगा फिर से रिलोड करने के लिए, तो आप देखोगे कि दैट अब ये जो मैप पुट है, एक तो ये पैरामीटर्स के अंदर आईडी भी मांगेगा, पैरामीटर्स के अंदर आईडी भी मांगेगा, और साथ में ये बोलेगा कि भाई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि एक यूज़र ऑब्जेक्ट भी जो है ना वो भी सेंड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको देखो अगर ट्राई इट आउट करेंगे, ट्राई इट आउट करने में आप देखोगे कि हमारे पास आईडी भी रिक्वायर्ड फील्ड है और रिक्वेस्ट बॉडी भी आईडी फील्ड है। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि दैट अगर आपने बेसिक क्रड करना है, ऑब्वियसली एडिट के टाइम पे आपको रिक्वेस्ट बॉडी भी सेंड करनी है और आपको आईडी भी सेंड करनी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट को हमें एडिट करना है। तो ये एक चीज़ हो गई। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें, कोडिंग में वापस जाते हैं और लास्ट वाले राउट को देखते हैं, यूज़र/डिलीट। ये चीज़ आपको डिलीट में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब यूज़र डिलीशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा उस वक्त भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र, और यूज़र को हम पहचानते हैं एक यूनिक आईडी से, और वो यूनिक आईडी जो है ना वो वही हम यहाँ पर बोल रहे हैं यूज़र को कि तुम जो है ना वो पैराम के साथ से, यानी कि जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा तो वो विद आईडी आएगा, पैराम्स में आईडी भी होगी। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि जो हमारी आईडी है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आईडी। तो इस तरह से देखिए आप, तो मैं बताइए यहाँ पर आप लोग पेलोड में क्या सेंड करूँ, मैं यहाँ पर पेलोड में सेंड कर दूंगा बिल्कुल डिलीशन सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही अभी लिख रहा हूँ विदाउट डूइंग फॉर एग्जांपल एक्चुअल डिलीशन। तो अभी मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ कि दैट हम रिक्वेस्ट्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं और हम फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्सेज कैसे देते हैं। तो चलो पेलोड में आपने आईडी दे दी, तो इसको सेव कर देते हैं, ऑब्वियसली रिबिल्ड करते हैं इसको। तो रिबिल्ड करने के बाद यू कैन चेक, हम स्वैगर में जाएंगे, स्वैगर एक बार फिर से रिलोड होगा, अभी रिलोड नहीं हुआ, देखिए अब रिलोड हो गया। नाउ यू चेक दैट डिलीट रिक्वेस्ट होने के टाइम पे भी नाउ आई हैव टू सेंड द आईडी, और जब मैं आईडी सेंड करूंगा देन आईडी सेंड करने के बाद ही आप देख सकते हो कि दैट एक डिलीशन पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आईडी मैंने यहाँ पर सेंड कर दी, कुछ भी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मुझे बोलेगा रेस्पॉन्स में कि चलो भाई डिलीट सक्सेसफुल, और पेलोड में इसने मुझे यही आईडी भेज दी जो मैंने इसको यहाँ से रिक्वेस्ट
में रिक्वेस्ट पैराम्स में जो मैंने इसको भेजा था। तो ठीक है, होप आपको यहाँ पर आज का ये जो है ना लेक्चर पूरा समझ में आया हो। मैं थोड़ा सा इसको सम टोटल करता हूँ और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर कितनी रिक्वेस्ट्स बनाई, मैंने 4 रिक्वेस्ट्स बनाई है। एक तो बनाई app.mapget जिसके अंदर मैंने खाली स्ट्रिंग सेंड किया, user/register जिसके अंदर मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और रेस्पॉन्स दे रहा हूँ वापस results.ok करके, और एक नया ऑब्जेक्ट सेंड करता हूँ, एक नया जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करता हूँ जो हम इसी फॉर्मेट में यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर उसके बाद मैंने एडिट का भी एक राउट बनाया जिसमें स्ट्रिंग आईडी में पैराम लेता हूँ, ठीक है, एडिट स्लैश के बाद, और यूज़र रिक्वेस्ट जो है ना वो भी एक फॉर एग्जांपल एक यूज़र ऑब्जेक्ट है। और इस तरह से मैप डिलीशन के टाइम पे भी हमने आईडी जो है ना वो भी पैराम के अंदर ले ली, और यहाँ से हम रेस्पॉन्स में results.ok कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक मिनिमल APIs का सेटअप है। तो ठीक है, कल हम अब इसमें जो है एक और जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम इसके साथ MongoDB को कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा MongoDB के बारे में भी बताऊंगा कि दैट MongoDB क्या है, और हम इस प्रोजेक्ट के इसी प्रोजेक्ट को जब हम आगे और ले जाएंगे तो हम इसको फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि दैट इसको SQL डेटाबेस के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको SQL डेटाबेस के साथ भी ऐड करेंगे, नॉन SQL डेटाबेस के साथ भी ऐड कर देंगे, और हम इसको जो है ना ये मिनिमल वेब APIs का जो सेटअप है ना मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि दैट इसको फिर हम आगे जाकर एक्चुअल वेब API में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इस मिनिमल सेटअप को हम कैसे स्केलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें हमें थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेंगी, और हमें राउटिंग जो है ना यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आप मैनुअल राउटिंग कर रहे हो, आपको राउट लिखना पड़ता है user/register, user/edit, ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना पड़ता है user/delete, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर आपको जो है इस तरह से मैनुअल राउटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनुअल राउटिंग जो है ना स्केलेबल ऐप्स के लिए फिर क्यूबरसम हो जाता है। तो जब हम एक ऐप को स्केलेबल लेवल पर ले जाते हैं तो उस वक्त हम इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, बने रहे आप इस वीडियो के साथ। तो ये आज की पहली वीडियो थी, और जो है दूसरी वीडियो है वो मैं कल यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थैंक्स, बाय बाय।